क्या आपको भी क्रूड ऑयल की इंफॉर्मेशन को डिकोड करने में डिफिकल्टी हो रही है, या ये नहीं पता चल रहा है कब लॉन्ग करना है, कब शॉर्ट करना है, कब ऑप्शन खरीदने हैं, कब बेचने हैं? तो आज की मास्टर क्लास एग्जैक्टली आपके लिए है। ब्रेंट और WTI के साथ जो पिछले 2 महीने में हुआ है वो शायद पूरी हिस्ट्री में पहली बार हो रहा है कि WTI धीरे धीरे करके जहां 4 मिलियन बैरल्स का एक्सपोर्ट चल रहा था अमेरिका का प्री वॉर, वो कैसे राइज होते होते पूरा 12 मिलियन तक पहुंचा है। 8% का डिस्काउंट हमने पूरे MCX की हिस्ट्री में पहली बार देखा। 4 मिलियन से 12 मिलियन तक का एक्सपोर्ट पहुंच गया अमेरिका का ड्यूरिंग दिस वॉर टाइम। तो ऑब्वियसली द बिगेस्ट बेनिफिशियरी हैज बीन अमेरिका। कि ब्रेंट का जो है वो प्राइस हमेशा सबसे ज्यादा रहता है और WTI का उससे थोड़ा सा कम रहता है बिकॉज ऑफ 5-5 रुपए वाले मास्क लोगों ने 150-150 रुपए में खरीदे कि एक रूम में 100 ट्रेडर्स बैठे हैं और उन 100 ट्रेडर्स में से सिर्फ 10 लोग ही कमाने वाले हैं। क्या आपको भी क्रूड ऑयल की इंफॉर्मेशन को डिकोड करने में डिफिकल्टी हो रही है, या ये नहीं पता चल रहा है कब लॉन्ग करना है, कब शॉर्ट करना है, कब ऑप्शन खरीदने हैं, कब बेचने हैं? तो आज की मास्टर क्लास एग्जैक्टली आपके लिए है। आज की मास्टर क्लास में हम बहुत सारी चीजें कवर करने वाले हैं। क्रूड ऑयल की सारी इंफॉर्मेशन जो एक ट्रेडर के लिए जरूरी है, क्रूड ऑयल की टेक्निकल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, कब लॉन्ग शॉर्ट करना चाहिए, किस सिनारियो में लॉन्ग शॉर्ट करना चाहिए और कैसे ऑप्शंस ट्रेड करने चाहिए ओवरनाइट के लिए, वीकेंड थीटा डीके के लिए, वो सारी चीजों को हम कवर करने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप। तो आप हमारे साथ इस चीज के लिए जुड़े रहिए। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे विद क्रूड ऑयल की कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन ताकि हमें कुछ टेक्निकल टर्म समझ में आने लग जाए। उसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे स्ट्रैटेजीज की तरफ। लेकिन ये इंफॉर्मेशन भी बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि इस इंफॉर्मेशन का इंपैक्ट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज पर बहुत ज्यादा पड़ता है। कभी कभी टू द एक्सटेंट ऐसा आ जाता है कि आपको ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी का लॉजिक ही तब समझ में आएगा अगर आपके पास ये टर्म्स की इंफॉर्मेशन होगी। तो इंफॉर्मेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम वहां से स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास एक बेसिक क्रूड ऑयल की एक अंडरस्टैंडिंग बन जाए। अब क्रूड ऑयल जो है वो बहुत टाइप के होते हैं, हर जगह के अलग अलग क्रूड ऑयल्स हैं जो आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ब्रेंट क्रूड ऑयल का सबसे ज्यादा नाम सुना होगा आपने। ब्रेंट क्रूड ऑयल जो है वो वर्ल्ड का पूरे का बेंचमार्क है। जो MCX में हम ट्रेड करते हैं वो है WTI, वो है US का शेल। जितना भी MCX में जो ट्रेड होता है वो US का शेल है मल्टीप्लाइड बाय USD INR। आपको वो एग्जैक्टली MCX का प्राइस मिल जाता है उसमें, और बीच में कोई और इंडिया प्रीमियम नहीं है, कोई और ड्यूटी नहीं लगती है क्योंकि वो एग्जैक्टली इंपोर्ट नहीं होता है। हम एग्जैक्टली MCX के क्रूड को इंपोर्ट नहीं करते हैं। बेसिक ऑफ क्रूड ऑयल से स्टार्ट करते हैं, ये समझ लेते हैं कि कहां कहां के क्रूड ऑयल इंपॉर्टेंट हैं और कौन कौन से क्रूड ऑयल होते हैं। सबसे पहला जो नाम आपने सुना ही होगा, ब्रेंट क्रूड ऑयल। अभी ब्रेंट क्रूड ऑयल जो है पूरे वर्ल्ड का बेंचमार्क है। इनफैक्ट जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज का सारा इशू हुआ है उसका सबसे ज्यादा इंपैक्ट ही ब्रेंट क्रूड ऑयल पर ही पड़ रहा है। इनफैक्ट ब्रेंट क्रूड ऑयल का जो मैक्सिमम ट्रैफिक है वो सारा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज से ही जाता है, इसीलिए ब्रेंट क्रूड ऑयल सबसे ज्यादा न्यूज में भी है। लेकिन जो दूसरा ऑयल है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है WTI। WTI इज वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट और ये US का शेल ऑयल है। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है कि US का जो जितना भी प्रोडक्शन होता है वो WTI है। MCX का जितना भी क्रूड ऑयल है वो सारा बेंचमार्क्ड है WTI पर। तो हम जो MCX पर क्रूड ऑयल ट्रेड करते हैं वो है WTI ऑयल, वो ब्रेंट क्रूड ऑयल नहीं है। अभी ऐसा माना जा रहा है कि NSE के पास ब्रेंट क्रूड का लाइसेंस आ गया है एंड दे कुड बी लॉन्चिंग ब्रेंट क्रूड का कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन अभी वो लॉन्च होना बाकी है। अभी WTI है हमारे पास और हम WTI में ट्रेड करते हैं। WTI का सिंपल सा लॉजिक है कि अगर वहां पर $100 चल रहा है, मान के चला जाए $100 चल रहा है और हमारा प्राइस है यहाँ पर $90 या $95 फॉर USD INR, तो प्राइस हो जाएगा 9,000 या 9,500। सीधी सी बात है, सीधा सीधा कन्वर्जन है, उससे ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं है। अनलाइक गोल्ड, सिल्वर या कॉपर जिसमें बहुत सारे कन्वर्जन प्राइस निकलते हैं और उसके बाद एक इंडिया प्रीमियम आता है, ड्यूटीज ऐड होती हैं, क्रूड ऑयल के प्राइस में ये सारी कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। इसीलिए क्रूड ऑयल के प्राइस में कई बार आर्बिट्राज भी किया जाता है। इनफैक्ट देयर आर मेनी डेस्क जो क्रूड ऑयल के प्राइस को NYMEX में और MCX में आर्बिट्राज भी करते हैं। लेकिन वो सब चीजें हम नहीं करने वाले, हम बस ये देखने वाले कि हमें इसके टर्म समझ में आ जाए और हमें ट्रेड कैसे करना है। तो WTI एक हो गया, फिर जो दुबई ओमान का जो ऑयल है वो अलग हो गया, देन रशियन यूरल्स। तो रशिया का जो ऑयल है इंडिया काफ़ी ज़्यादा खरीदता है और ये हम काफ़ी ज़्यादा सुनते रहते हैं। इनफैक्ट अब इसमें आपको कुछ कुछ चीज़ें जो समझनी होंगी कि ब्रेंट का जो है वो प्राइस हमेशा सबसे ज़्यादा रहता है और WTI का उससे थोड़ा सा कम रहता है बिकॉज ऑफ सम लॉजिस्टिक्स इश्यूज। हम इन चीज़ों पर भी थोड़ा सा और आएंगे। रशियन क्रूड ऑयल सबसे ज़्यादा सस्ता मिलता है, इस समय भी कुछ ऑलरेडी काफ़ी कम प्राइस पर है, $70 to $75 पर बैरल पर है। जब सारा प्राइस इंक्रीज होता है तो रशियन ऑयल का भी प्राइस इंक्रीज होता है, लेकिन रशियन ऑयल फिर भी काफ़ी हद तक डिस्काउंटेड प्राइस पर रहता है। ओपेक बास्केट इज मोर और लेस नियर ब्रेंट क्रूड। ओपेक बास्केट जितनी भी है
वो ज़्यादातर ब्रेंट के आसपास ही रहती है। अब ओपेक कंट्रीज़ कौन सी हैं, हम इस पर भी आने वाले हैं। ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशंस हैं ये, हम इस पर भी आएंगे। हमने ये देख लिया कि कौन कौन से टाइप के क्रूड ऑयल्स होते हैं। अभी ये देख लेते हैं कि कौन कौन सी कंट्रीज हैं जो क्रूड ऑयल प्रोड्यूस करती हैं। सबसे ज्यादा जो प्रोड्यूस करती है वो है अमेरिका। अमेरिका का प्रोडक्शन ऑलमोस्ट 20 to 22% है। हर रोज का 100 to 105 मिलियन बैरल्स पर डे का प्रोडक्शन है क्रूड ऑयल का, जिसमें से 22 मिलियन बैरल्स जो है वो अमेरिका प्रोड्यूस करता है। जो सेकेंड मोस्ट है वो है सऊदी अरेबिया, फिर रशिया, कनाडा, ईरान, इराक। इसमें से काफी नाम अब आप सुन रहे हैं। रशिया का नाम सुनते रहते हैं हम काफ़ी, बिकॉज इंडिया रशिया से काफ़ी ज़्यादा इंपोर्ट करता है। सऊदी अरेबिया हैज़ बीन इन द न्यूज़ रिसेंटली, क्योंकि 2024 में इन्होंने पेट्रो डॉलर बंद कर दिया और अभी उन पर अटैक्स भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। और हम ऑब्वियसली ईरान और इराक का नाम काफ़ी सुन ही रहे हैं। इराक का कनेक्शन यूएस से है, ईरान का जो वॉर चल रहा है, सो एवरीथिंग हैज़ बीन इन द न्यूज़ वेरी मच ऑफ लेट। सो ये सारे टॉप ऑयल प्रोड्यूसर्स हैं और इन सब का जो है ऑयल जो पॉलिटिक्स है वो बहुत ज़्यादा पुरानी है। इनफैक्ट कुछ 50 साल से कुछ बहुत मेजर ऑयल पॉलिटिक्स चल रही है। उसको हम बहुत ज़्यादा डिटेल में तो शायद नहीं जा पाएंगे, बट हम कुछ उसको टच अपॉन ज़रूर करेंगे, क्योंकि आज का भी जो दिन है हमें जियो पॉलिटिक्स को कुछ हद तक तो समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है टू अंडरस्टैंड ऑयल प्राइसिंग, ऑयल सप्लाईज। क्योंकि ऑयल जो है वो सफिशेंटली अवेलेबल है, लेकिन टू अ लार्ज एक्सटेंट सप्लाई कंट्रोल करने से ही उसका प्राइस कंट्रोल रहता है। इसलिए सप्लाई कंट्रोल करने वाली कंट्रीज कौन कौन सी हैं ये समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अमेरिका विच इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, सऊदी अरेबिया विच इज़ द लार्जेस्ट ओपेक प्रोड्यूसर, रशिया एक इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर हो गया है, ईरान, इराक दोनों ओपेक के प्रोड्यूसर्स हैं, लेकिन ओपेक का ही पार्ट है। लेकिन अब इराक जो है उसका इम्पैक्ट अमेरिका के साथ अलग लेवल पर था, अभी ईरान का अलग लेवल पर है। तो ये सारी चीज़ों को समझना, इन सारी चीज़ों का इम्पैक्ट जो है वो प्राइस पर पड़ना काफ़ी ज़्यादा लॉजिकल है और जो पड़ता भी है। ओपेक, अब ओपेक जो है वो सप्लाई कंट्रोल करता है डिपेंडिंग अपॉन द डिमांड। ऑयल काफ़ी हद तक तो इनइलास्टिक डिमांड है, सबको जितना ऑयल चाहिए उतना चाहिए, लेकिन सप्लाई कंट्रोल करने पर ही उसका प्राइस कंट्रोल में रहता है। और अगर प्राइस बहुत ज़्यादा डिप करने लग जाए तो काफ़ी हद तक ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशंस के लिए अनवाइबल हो जाता है। तो ओपेक का काम है कितना सप्लाई करना है, बिकॉज ओपेक जितना सप्लाई करता है सारा एशियन बायर्स वहीं से ओपेक से ही खरीदते हैं। तो इंडिया हो गया, चाइना हो गया, काफ़ी हद तक जो हमारा बाइंग होता है वो ओपेक से आता है। इनफैक्ट इंडिया ने काफ़ी हद तक रूट किया था रशिया से, लेकिन बहुत ज़्यादा बाइंग फिर भी हमारा जो है वो ओपेक से आता है। अभी ओपेक चीज़ क्या है? ओपेक है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़। ये सारी कंट्रीज़ ऑयल प्रोड्यूस करती हैं और एक्सपोर्ट करती हैं। इन कंट्रीज़ का मेन जो एक्सपोर्ट है वो ऑयल ही है और मेन रेवेन्यूज़ जो हैं वो ऑयल से ही आते हैं। इनफैक्ट हम ये भी देखेंगे कि किस प्राइस पर इनका ऑपरेशनल वाइबिलिटी है और किस प्राइस पर इनको फिजिकल ब्रेक इवन चाहिए होता है, तब जाके इनकी कंट्रीज जो हैं वो लॉजिकल ब्रेकडाउन नहीं कर पाती हैं। सो इन अ नेट समेशन, सऊदी अरेबिया, ईरान, इराक एंड कुवैत, इनके मेजर प्रोडक्शन होती है ओपेक में, और उसके बाद यूएई जो है अब जाके अलाइन कर रहा है अमेरिका के साथ। इनफैक्ट ये वाली जो स्लाइड है इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। हमने देखा कि सऊदी अरेबिया सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है ओपेक का, लेकिन एक और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, वेनेजुएला जो है वो उसके पास सबसे ज़्यादा ऑयल रिजर्व्स हैं, वो सऊदी अरेबिया से भी ज़्यादा ऑयल रिजर्व्स हैं। और अब वेनेजुएला अलाइन हो चुका है अमेरिका के साथ। अब इसका बेनिफिशियरी कौन होने वाला है? ऑयल प्रोड्यूसिंग जो कंपनीज हैं अमेरिका के लिए जो काम करती हैं, दे विल बी द बेनिफिशरीज, अमेरिका विल बी द बेनिफिशियरी। वेनेजुएला जो है वो अमेरिका के साथ अलाइन हो चुका है, यूएई अमेरिका के साथ अलाइन हो रहा है, इराक का ऑलरेडी ऑयल जो है वो अमेरिका के साथ ही डिटरमिन होता है, और अमेरिका खुद भी बहुत बड़ा ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशन है। तो इस समय सबसे बड़ा अगर आप देखो तो चाहे वो उसमें काफ़ी सारा स्कैटर्ड डॉट्स भी हैं, लेकिन अमेरिका इज द मोस्ट डोमिनेंट कंट्री फॉर क्रूड ऑयल राइट नाउ। कुछ चीज़ें और समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है क्रूड ऑयल में, ताकि हम उसका एक लॉजिकल सपोर्ट और लॉजिकल रेजिस्टेंस डिटरमिन कर पाएं। लॉजिकल सपोर्ट क्या है? लॉजिकल सपोर्ट है जिसके नीचे उस कमोडिटी को प्रोड्यूस करना अनवाइबल हो जाता है। अब हम ये कुछ कंट्रीज की इंफॉर्मेशन देख रहे हैं। तो फॉर इंस्टेंस सऊदी अरेबिया अगर सिर्फ क्रूड ऑयल निकालकर सिर्फ क्रूड ऑयल बेचना चाहे तो वो $10 पर बैरल के हिसाब से क्रूड ऑयल का उनका ब्रेक इवन हो जाता है। लेकिन अगर वो $10 की जगह $15 पर बेचना स्टार्ट कर दे, 30-40% की प्रॉफिट रखे, तो उनका बाकी कंट्री के रेवेन्यूज नहीं आएंगे। सऊदी अरेबिया का जो मेन जो रेवेन्यू सोर्स है एज अ कंट्री वो ऑयल का ही रेवेन्यू है। इसलिए जब तक वो $60-70 पर बेचता है तब जाके उनकी कंट्री में प्रॉस्पेरिटी रहती है। सिमिलरली आप यूएई या रशिया
या इन सारी कंट्रीज के बारे में देखोगे तो दे आर वेरी लो प्रोड्यूसिंग नेशंस। उनका जो कॉस्ट है वो बहुत कम है, 10, 15, $20 के पर बैरल पर ही उनका प्रोडक्शन हो जाता है। लेकिन उन सब के लिए अपनी कंट्रीज को फिस्कल ब्रेक इवन पर रखना, उसके लिए प्राइस चाहिए $50 to $60 बेयर मिनिमम, और $70-75 पर इवन बेटर। लेकिन यहां पर एक सरप्राइज फैक्टर है, और वो सरप्राइज फैक्टर है अमेरिका। यहां जो अमेरिका का जो प्राइस है वो दिख रहा है $50 के आसपास। अमेरिका का कॉस्ट जो है ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा है, लेकिन उनके लिए फिस्कल ब्रेक इवन भी बहुत कम है। दे कैन सेल इट ऑन अ वेरी स्मॉल मार्जिन, क्योंकि उनकी कंट्री जो है वो ऑयल के रेवेन्यूज पर डिपेंडेंट नहीं है। दे हैव आउटसोर्स्ड अ लॉट ऑफ इट टू द प्राइवेट कंपनीज। तो उनका जो SPR है, स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व, उसमें वो रखते हैं, बट उसमें उनका ऑयल रहता है। लेकिन उसके अलावा ऑयल प्रोड्यूसिंग जो कंट्रीज हैं, ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनीज हैं, वो अलग हैं। सो US शेल जो है वो कुछ भी जियोपॉलिटिकल क्राइसिस होता है, वॉर होता है, तो उसमें सबसे बड़ा बेनिफिशियरी बन जाता है, एक स्विंग प्रोड्यूसर बन जाता है, एक स्विंग बेनिफिशियरी बन जाता है। और वो कैसे बन जाता है? क्योंकि उसका जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो $50-55 है, एंड दे आर ऑल्सो ओके सेलिंग इट एट $55-60 पर बैरल। लेकिन जब भी कोई जियोपॉलिटिकल क्राइसिस आती है तो प्राइस $90, $100 के क्रॉस कर जाता है, तो वो अमेरिका के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाता है। इसीलिए अमेरिका को कहते हैं स्विंग प्रोड्यूसर। जब भी कभी कोई क्राइसिस आती है तो उसको जो फिल इन करने वाला प्रोड्यूसर होता है वो होता है अमेरिका। इनफैक्ट हर क्राइसिस का सबसे बड़ा बेनिफिशियरी अमेरिका ही रहा है हिस्टोरिकली भी, और इस क्राइसिस में भी जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज का क्राइसिस चल रहा है। इनफैक्ट उस चीज़ को भी हम नंबर्स में भी देखने वाले हैं कि कैसे वो अमेरिका के लिए भी बेनिफिट कर रहा है। हमने काफ़ी सारे क्रूड ऑयल्स के नाम देखे, ब्रेंट, WTI, रशियन, दुबई, सबके। लेकिन जो सबसे ज़्यादा दो इंपॉर्टेंट क्रूड ऑयल हैं वो हैं ब्रेंट और WTI। इनकी बहुत पुरानी हिस्ट्री है, इनफैक्ट 1970 से चल रही है। 1970s में जब ईरान का ऑयल शॉक हुआ था, ईरान के साथ वॉर हुआ और उसके बाद अमेरिका में ऑयल शॉक हुआ, तब अमेरिका तब भी ऑयल प्रोड्यूसर था, लेकिन डिक्लाइनिंग ऑयल प्रोड्यूसर था, बहुत मेजर ऑयल प्रोड्यूसर नहीं था, ऑयल एक्सपोर्ट भी करता था। तब 1975 में अमेरिका ने ऑयल का एक एक्सपोर्ट बैन स्टार्ट कर दिया ताकि ऑयल का एक्सपोर्ट ना हो और कंट्री अपने आप ही ऑयल कंज्यूम करे। उसके बाद से लेकर दिसंबर 2015 तक अमेरिका में ऑयल का एक्सपोर्ट बैन था। दिसंबर 2015 के बाद ऑयल का एक्सपोर्ट बैन लिफ्ट कर दिया गया, और उसके बाद से US शेल जो था, WTI जो था, वो एक्सपोर्ट होना स्टार्ट हुआ। उससे पहले तक का जो इतना भी WTI और ब्रेंट का जितना भी डिफरेंस चलता था वो लॉजिकल नहीं है, उसको हम ट्रैक भी करेंगे तो उसका कोई पॉइंट नहीं है। लेकिन 2015 के बाद से जब अमेरिका ने एक्सपोर्ट करना स्टार्ट किया तो इन दोनों का प्राइस जो था एक बायर के लिए एक इंपॉर्टेंट मेट्रिक बन गया कि उसको ब्रेंट भी ट्रैक करना है, WTI भी ट्रैक करना है कि ब्रेंट खरीदना है या WTI खरीदना है। और अगर WTI खरीदना है तो उसका जितना भी वायबल कॉस्ट आएगा, लॉजिस्टिक्स का कॉस्ट आएगा, शिप टैंकर्स का जितना भी टाइम लगेगा। तो जब एक्सपोर्ट बैन लिफ्ट हुआ 2015 में, उसके बाद से ब्रेंट और WTI का डिफरेंस जो है उसके बाद से ट्रैक करना लॉजिकल हो जाता है, बिकॉज एक बायर के लिए ब्रेंट एक हो गया, WTI दूसरा हो गया। क्या बाय करना चाहिए, ब्रेंट बाय करना चाहिए या WTI बाय करना चाहिए, उसमें लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट क्या आएंगी, टैंकर का टाइम कितना लगेगा। हमने बहुत सारे क्रूड ऑयल देखे, ब्रेंट, WTI, रशियन, दुबई, लेकिन जो सबसे ज्यादा दो इंपॉर्टेंट क्रूड ऑयल हैं वो हैं ब्रेंट और WTI। और ये दोनों ही सिर्फ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज अ बायर एंड एज समवन, एज अ ट्रेडर जो ट्रैक करते हैं प्राइसेस। ब्रेंट वर्ल्ड का बेंचमार्क है और WTI US का शेल है। 1975 में अमेरिका ने एक्सपोर्ट बैन लगा दिया था WTI पर। उसके बाद से 40 साल तक अमेरिका ने उस एक्सपोर्ट के बैन को बरकरार रखा। दिसंबर 2015 में एक्सपोर्ट बैन को लिफ्ट कर दिया गया, और उसके बाद से ब्रेंट और WTI का जो प्राइस का जो डिफरेंस है ट्रैक करना हमारे लिए भी लॉजिकल है, क्योंकि उसके बाद से कोई भी बायर होगा उसके पास दो ऑप्शन होंगे, या तो ब्रेंट खरीदना है या WTI खरीदना है। और अगर WTI खरीदना है तो उसके लिए लॉजिस्टिक्स कॉस्ट क्या है और शिप टैंकर्स का टाइम कितना लगेगा, ये सारी चीजें ट्रैक करना लॉजिकल हो जाता है। इसलिए ब्रेंट और WTI का प्राइस डिफरेंस जो है एज ट्रेडर्स, एज बायर्स दोनों ट्रैक करते हैं, मार्केट भी ट्रैक करता है और एज ट्रेडर्स हम भी ट्रैक करते हैं। जनरली क्या होता है, ब्रेंट और WTI का प्राइस स्प्रेड चलता है $2 से $5, जो कि इन परसेंटेज टर्म्स भी 2 से 5% के बीच में ही रहता है। जब भी कोई जियोपॉलिटिकल क्राइसिस आती है तब सबसे पहले ब्रेंट स्पाइक कर जाता है। और वो क्यों स्पाइक कर जाता है? क्योंकि ब्रेंट जो है वो वर्ल्ड का बेंचमार्क है, तो ब्रेंट की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो बायर को सबसे पहले चाहिए ब्रेंट, कि भाई मैं जब तक WTI पर ऑर्डर प्लेस करूंगा और वो
WTI मेरे पास डिलीवर होगा उसमें 40 दिन निकल जाएंगे, इतने तो हमारे पास कंट्रीज के पास रिजर्व्स नहीं होते हैं। तो सबसे पहले ब्रेंट जितना भी अवेलेबल है वो हमें चाहिए। तो इसी वजह से जब भी कोई जियोपॉलिटिकल क्राइसिस होती है, जब भी कोई वॉर होता है, तो आप देखोगे कि ब्रेंट का प्राइस एकदम शूट कर जाता है। WTI अगर 70 चल रहा है तो ब्रेंट चला जाएगा 80, 85, 90, काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम चला जाता है, $10-20, 20-25% तक। क्योंकि ब्रेंट जितना भी अवेलेबल है वो ले लिया जाए, कंट्री सबसे पहले उसको ग्रैब करने लगती हैं। जब कोविड हुआ था, जब भी लॉकडाउन खुलता था, कुछ भी सामान चाहिए होता था, शॉप में जो जाकर लोग किसी भी प्राइस पर सामान ले आते थे। MRP के ऊपर भी 5-5 रुपए वाले मास्क लोगों ने 150-150 रुपए में खरीदे। जितना भी अवेलेबल था लोगों ने खरीदा क्योंकि वही अवेलेबल था। उसी टाइप से आप ये सोचो कि ऑयल की क्राइसिस है, कंट्री के पास सिर्फ 5 दिन के रिजर्व हैं, 10 दिन के रिजर्व हैं। जितना भी ब्रेंट अवेलेबल होगा लोग बिल्कुल प्राइस बिड करके, ऊपर बिड करके खरीदते हैं और इसीलिए ब्रेंट का प्राइस इमीडिएटली स्पाइक कर जाता है। लॉजिकल सी बात है, जैसे हम अपने घर चलाते हैं उसी टाइप से ही कंट्रीज भी चलती हैं। ये ब्रेंट और WTI की प्राइस हिस्ट्री है। रेड में ब्रेंट है और ब्लू में WTI। आप देखोगे कि काफी हद तक ये साथ में चलते हैं। कुछ हद तक ये जो पुराना जो प्राइस है, 2015 से पहले का जो प्राइस है उसमें ज्यादा प्रीमियम चलता था। 2015 के बाद वाला जो प्राइस है उसमें प्रीमियम का जो परसेंटेज है वो काफी हद तक रिड्यूस हो गया। ये प्रीमियम एब्सोल्यूट नंबर है, ये प्रीमियम परसेंटेज का नंबर है। अब जब भी कोई जियोपॉलिटिकल क्राइसिस होती है, जब भी कोई वॉर की बात होती है, इनफैक्ट 2017 में भी कुछ ईरान के साथ जियोपॉलिटिकल कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी, तब भी ऐसा कुछ स्पाइक हुआ था, लेकिन वो जल्दी सॉर्ट हो गया था। 2022 में जब रशिया यूक्रेन का वॉर हुआ तब इमीडिएटली ब्रेंट का प्राइस शूट कर गया। WTI ने इतना ज़्यादा कैचअप नहीं किया, लेकिन वो रीराउटिंग वाली प्रॉब्लम थी। जो रीराउटिंग वाली प्रॉब्लम 1-2 महीने के बाद सॉल्व हो गई और उसके बाद वो प्रीमियम डिफ्लेट हो गया। 2026 वाली जो प्रॉब्लम है वो सिर्फ रीराउटिंग वाली प्रॉब्लम नहीं है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज को तो कैसे रीराउट किया जाए, तो बायर्स को अलग जगह से या तो खरीदना पड़ेगा या फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज को ही खोलना पड़ेगा, क्योंकि वो जो 20 मिलियन बैरल्स पर डे है वो किसी के पास आ नहीं रहा है। इसीलिए ब्रेंट का जो प्राइस है ज्यादा स्पाइक कर गया। लेकिन उसके बाद जो WTI के साथ हुआ, दैट वाज द बिगेस्ट सरप्राइज, जिसके लिए हम ये इंफॉर्मेशन को डिकोड कर रहे हैं। तो ब्रेंट और WTI के साथ जो पिछले 2 महीने में हुआ है वो शायद पूरी हिस्ट्री में पहली बार हो रहा है। जो हम देख रहे हैं, ब्रेंट जब वॉर स्टार्ट हुआ तो ब्रेंट सबसे पहले स्पाइक किया। WTI जो ब्लू में है वो उसको कैचअप कर रहा था, लेकिन उसके बाद ब्रेंट का यहां पर जो मार्जिन बन गया था, क्योंकि कंट्रीज बहुत पैनिक बाइंग कर रही थी, ब्रेंट का मार्जिन ऑलमोस्ट 20-25% तक पहुंच गया था ऑन WTI। लेकिन उसके बाद ब्रेंट जितना भी एग्जॉस्ट होना था वो हो गया। जब टैंकर्स पास ही नहीं हो रहे थे तो कंट्रीज क्या करेंगी। जैसे हमने बात करी कि सबसे ज्यादा बेनिफिशियरी कौन होता है, अमेरिका। स्विंग प्रोड्यूसर अमेरिका है। $50-55 के ऊपर जितना भी प्राइस मिलता है WTI के लिए, अमेरिका बिकम्स द बेनिफिशियरी, अमेरिका बिकम्स द स्विंग प्रोड्यूसर, अमेरिका बिकम्स द सप्लायर। तो अमेरिका ने सप्लाई स्टार्ट करी और सप्लाई का गैप फिल करना स्टार्ट किया। और उसके बाद फॉर द फर्स्ट टाइम एवर इन हिस्ट्री वी हैव सीन कि WTI धीरे धीरे करके प्रीमियम तक गया। प्रीमियम तक इसलिए गया क्योंकि WTI ही अवेलेबल था, ब्रेंट तो अवेलेबल ही नहीं हो रहा था, इसलिए WTI ने उसका पूरा गैप फिल किया। इनफैक्ट अमेरिका जो 4 मिलियन बैरल्स पर डे का एक्सपोर्ट किया करता था प्री वॉर, ड्यूरिंग वॉर अप्रैल में फर्स्ट वीक ऑफ मई तक 12 मिलियन बैरल्स पर डे के एक्सपोर्ट तक पहुंच गया था। ये नंबर बिल्कुल रीसेंट है। 4 मिलियन बैरल्स पर डे से लेकर 12 मिलियन बैरल्स पर डे का एक्सपोर्ट तक पहुंचना बहुत बड़ी बात है। अमेरिका फिल इन कर सकता है, अमेरिका के पास रिजर्व्स भी हैं, अमेरिका के पास बस सप्लाई का एवेन्यू नहीं था। जहां पर ब्रेंट का सप्लाई शॉक हुआ वहां बायर्स WTI पर शिफ्ट किए और अमेरिका ने उसको पूरे सप्लाई गैप को फिल कर दिया। लेकिन इस पूरे वॉर में जो हम एक बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज देख रहे हैं कि मार्केट में अभी भी पैनिक जो रहा मार्च में, अप्रैल में और अभी का महीना जो मई का मंथ जो चल रहा है, उसमें जितना भी पैनिक चल रहा है वो करंट मंथ फ्यूचर्स में ही चल रहा है। सबको लग रहा है, सारी कंट्रीज को लग रहा है कि नेक्स्ट मंथ सॉल्व हो जाएगा, नेक्स्ट मंथ सॉल्व हो जाएगा। अब ये सारी कंट्रीज को लग रहा है, इसको हम इन्फर कैसे कर रहे हैं, इसका हम लॉजिकल डिडक्शन कैसे कर रहे हैं, वो है विद बैकवर्डेशन। वो बैकवर्डेशन का मतलब ये है कि अगर करंट मंथ फ्यूचर 10,000 पर चल रहा है MCX पर, तो अगले मंथ का फ्यूचर जो है वो 9,700 9,600 पर चल रहा है, मतलब डिस्काउंट पर चल रहा है। जनरली सारे जो नेक्स्ट मंथ के फ्यूचर्स होते हैं, अगर आप इंडेक्स में ट्रेड करते हैं,
गोल्ड सिल्वर किसी भी कमोडिटी में ट्रेड करते हैं, तो वो अगले मंथ का जो फ्यूचर होता है कमोडिटीज़ का या इंडेक्स का, वो फ्यूचर पर चलता है, उसको कहते हैं कॉन्टैंगो। कॉन्टैंगो में कॉस्ट ऑफ कैरी होता है, कमोडिटीज़ में स्टोरेज कॉस्ट होती है, और अगर इंडेक्स में ट्रेड करते हैं तो सिर्फ इंटरेस्ट कॉस्ट होती है। नॉर्मली कॉन्टैंगो इज कंसिडर्ड एज द बेसिक थिंग टू हैपन इन द मार्केट्स। लेकिन अगर बैकवर्डेशन हो रही है, मतलब कि सिर्फ पैनिक अभी के लिए है, ऑयल नाउ इज वेरी इंपॉर्टेंट, ऑयल लेटर पे कोई पैनिक ही नहीं है, इसी मंथ में ही है पैनिक, अगले महीने अभी भी कंट्रीज को लग रहा है कि सॉल्व हो जाएगा। एमसीएक्स पर तो हमारे पास बस 3 मंथ के फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स अवेलेबल होते हैं, नाइमेक्स पर तो काफ़ी अगले साल तक के भी कॉन्ट्रैक्ट्स अवेलेबल हैं। तो अगर अभी का कॉन्ट्रैक्ट $98 पर चल रहा है, अगले साल के कॉन्ट्रैक्ट्स $80, 76, 73 और 2030 वाले कॉन्ट्रैक्ट $70 तक चल रहे हैं। तो सबको लग रहा है, जो पूरा वर्ल्ड का जो इन्फ्रेंस है, वर्ल्ड का जो लॉजिकल डिडक्शन है, वो ये है कि अभी वॉर सिर्फ अभी ही चल रहा है, बाद में जाके सॉल्व हो जाएगा। इसको कहते हैं बैकवर्डेशन। बैकवर्डेशन का जितना भी मार्केट जो अपना सेंटिमेंट जिस तरीके से एक्सप्रेस करता है, वो है थ्रू बैकवर्डेशन या कॉन्टैंगो। पैनिक जो है वो सिर्फ अभी के कॉन्ट्रैक्ट्स में है, बाद के कॉन्ट्रैक्ट्स में नहीं है। इनफैक्ट हमने एमसीएक्स पर भी इस चीज़ को काफ़ी डिफरेंट तरीके से देखा, जो हम प्लॉट भी कर सकते हैं। अब इस चीज़ को समझना इसलिए ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है एमसीएक्स के हिसाब से कि अब आप इस पर आर्बिट्राज नहीं कर सकते हो। आर्बिट्राज तब करते हैं जब मार्केट में कोई जियोपॉलिटिकल क्राइसिस ना हो। लेकिन अगर क्राइसिस चल रही है, वॉर चल रहा है, तो ये आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी नहीं है कि बाद में जाके मंथ एंड पर ये कॉन्ट्रैक्ट्स जो 10,000 का जो चल रहा है करंट मंथ का, और अगले महीने का 9,600 पर चल रहा है, या तो ये दोनों प्राइसेस सेम हो जाएंगे, हो सकता है प्राइसेस सेम ना हो, क्योंकि बैकवर्डेशन जो है वो रीज़न की वजह से है, और रीज़न है वॉर, रीज़न है सप्लाई शॉक, रीज़न है जियोपॉलिटिकल क्राइसिस। इस केस में आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी कभी नहीं लेना चाहिए। इस चीज़ को आपको समझना है, प्लॉट करके रखना है। धन चार्ट्स पर कोई एक इंडिकेटर मिलेगा रेशो में अगर आप डिनोमिनेटर को नेक्स्ट मंथ को ऐड करोगे तो आपको ये नीचे वाला इंडिकेटर मिल जाएगा, विच इज द एग्जैक्ट प्रीमियम या डिस्काउंट। कॉन्टैंगो होगा तो वो 1 के ऊपर चलेगा, और बैकवर्डेशन होगा तो वो 1 के नीचे चलेगा। और ये बैकवर्डेशन हमने 96.96 का देखा था 2022 में, और वही बैकवर्डेशन हमने अब देखा 0.96 का, मतलब 4% डिस्काउंट पर चल रहा था अप्रैल का फ्यूचर एज अगेंस्ट मार्च फ्यूचर। तो वो समझ में आ गया था कि पैनिक जो था वो सप्लाई का था, और मार्केट जो है इस चीज़ को उसी तरीके से इन्फर कर रहा था। लेकिन जब हम इसको ट्रेड करने लगते हैं तो हम इसको ट्रेड उस तरीके से नहीं कर सकते कि हम आर्बिट्राज कर लें। आर्बिट्राज की पॉसिबिलिटी नहीं है, ये सिर्फ मार्केट का सेंटिमेंट समझने के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। इनफैक्ट हमने पहली बार इस चीज़ को 8% तक जाते हुए भी देखा। ये अप्रैल का फ्यूचर है, अप्रैल का फ्यूचर एज अगेंस्ट मे फ्यूचर। तो मे का जो फ्यूचर चल रहा था अप्रैल में, वो 8% डिस्काउंट तक चला गया था, 8% डिस्काउंट। तो अगर एमसीएक्स का फ्यूचर 10,000 पर चल रहा था, तो मे का फ्यूचर 9,200 तक चला गया था। सो 8% का डिस्काउंट हमने पूरे एमसीएक्स की हिस्ट्री में पहली बार देखा। इनफैक्ट हमने पूरे ऑयल की हिस्ट्री में पहली बार देखा कि बैकवर्डेशन 8% तक चला गया। और इंसिडेंटली उस टाइम पर मैं अवेलेबल था और मैंने एक स्क्रीनशॉट ले लिया। ये स्क्रीनशॉट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आई थिंक दिस इज़ वन फॉर द आर्काइव्स कि 8% का डिस्काउंट हमने एमसीएक्स की हिस्ट्री में पहली बार देखा है, और शायद हम दोबारा कभी ना ही देखें। लेकिन बैकवर्डेशन 8% तक जाना अगले महीने तक का, वो बहुत ज़्यादा बड़ी बात हो गई थी। लेकिन ये स्टिल ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी नहीं थी, सप्लाई शॉक का एक इन्फ्रेंस था, एक रिप्रेजेंटेशन था, एक एक्सप्रेशन था। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि पैनिक तो हो रहा है, सबके पास ऑयल नहीं पहुंच रहा है, तो फिर भी इकोनॉमीज चल कैसे रही हैं? क्योंकि जो मेन जो प्रोड्यूसिंग नेशंस हैं उनके पास तो अपना ऑयल है, उनको पता है कि कितना ऑयल कब चाहिए होगा। लेकिन जो कंज्यूमिंग नेशंस भी हैं, जो सबसे बड़े कंज्यूमिंग नेशंस हैं जैसे चाइना, जैसे जापान, इनके पास काफ़ी हद तक रिजर्व्स हैं। और इनफैक्ट इंडिया ने भी काफ़ी हद तक रिजर्व्स बना लिए। जहां ऑफिशियल रिजर्व्स हमारे सिर्फ 10 दिन के हुआ करते थे, वहां कमर्शियल रिजर्व्स जो हमारे पास ऑयल की रिफाइनरीज हैं, OMCs हैं जैसे HPCL, BPCL, IOC, इन सब के कमर्शियल रिजर्व्स भी ऐड किए जाएं तो हमारे पास कुछ 74 डेज के ऑयल रिजर्व्स भी बन गए थे। चाइना के पास कुछ 90 डेज के 1.2 बिलियन बैरल्स हैं उनके पास, और जापान के पास भी ऑलमोस्ट 263 मिलियन बैरल्स हैं। कमर्शियल भी ऐड कर दिया जाए तो 400 मिलियन बैरल से ऊपर के रिजर्व्स हैं जापान के पास भी।
इसीलिए मार्केट ने कुछ मेजर पैनिक नहीं किया है अभी तक। लेकिन हम अगर इस चीज़ को अमेरिका के पॉइंट ऑफ व्यू से समझें, जैसे हमने वो पहले देखा कि अमेरिका इस चीज़ में पूरा WTI में अमेरिका ने पूरा फिल इन किया, तो ये हैं एग्जैक्ट नंबर्स अमेरिका के, जहां 4 मिलियन बैरल्स का एक्सपोर्ट चल रहा था अमेरिका का प्री वॉर, वो कैसे राइज होते होते पूरा 12 मिलियन तक पहुंचा है थ्रू आउट फ्रॉम मार्च टिल मे। 4 मिलियन से 12 मिलियन तक का एक्सपोर्ट पहुंच गया है अमेरिका का ड्यूरिंग दिस वॉर टाइम। तो ऑब्वियसली द बिगेस्ट बेनिफिशियरी हैज बीन अमेरिका। अब हम आते हैं कुछ ट्रेडिंग की तरफ। ट्रेडिंग पर आने के लिए हमें काफ़ी चीज़ें समझनी होंगी। ऑयल में कितनी वॉलेटिलिटी होती है, ऑयल का प्राइस कितना मूव करता है, और ऑयल के इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी कितनी मूव करती है, हमें कैसे ऑप्शन बेचना है, कब ऑप्शन खरीदना है, कब लॉन्ग करना है, कब शॉर्ट करना है। अब चलते हैं ट्रेडिंग की तरफ कि क्रूड ऑयल को कब लॉन्ग करना है, कब शॉर्ट करना है। एक चीज़ हमेशा याद रखना कि क्रूड ऑयल स्पेशली जब न्यूज़ में होता है तब ना तो शांति से टॉप बनाएगा और ना ही शांति से बॉटम। हर टॉप एक वायलेंट टॉप होगा और हर बॉटम एक वायलेंट बॉटम। अब इसको हम टेक्निकली कैसे समझते हैं, जब एक इंडेक्स में हम टॉप या बॉटम देखते हैं तो ऑसिलेटर्स में डाइवर्जेंस आ जाता है। RSI डाइवर्जेंस तो पूरा देश फॉलो करता है, तो RSI में डाइवर्जेंस आ जाता है। जब बॉटम बनता है तो RSI बिल्कुल 30 के नीचे जाता है और एक हाई वॉल्यूम के साथ एक बॉटम बन जाता है। विक्स पूरा उसमें 20, 25, 30 तक पहुंच जाता है। ऐसा केस में इंडेक्स में होता है। कमोडिटीज़ में अलग तरीके से काम होता है। कमोडिटीज़ में टॉप भी वायलेंट बनता है और बॉटम भी वायलेंट बनता है काफ़ी हद तक, जब वो स्पेशली न्यूज़ में होता है। और क्रूड ऑयल क्योंकि न्यूज़ में अभी है तो हमें जनरली जो दिखेगा वो सिर्फ एक वायलेंट टॉप और वायलेंट बॉटम ही मिलेगा। लेकिन ये जो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है, ये चाहे वॉर है या नॉन वॉर टाइम है, चाहे वो पीसफुल टाइम है या जियोपॉलिटिकल क्राइसिस वाला टाइम है, ये दोनों सिनारियोज में इक्वली काम करेगा। और वो कैसे काम करेगा इस चीज़ को हम समझते हैं आज। पहले हम चलेंगे धन चार्ट्स पर, और धन चार्ट्स पर हम क्रूड ऑयल का चार्ट लोड कर लेंगे। क्रूड ऑयल का चार्ट लोड करने के बाद विल कम टू द 1 आवर टाइम फ्रेम हियर। 1 आवर के टाइम फ्रेम में आने के बाद अब क्रूड ऑयल को हम 5 मिनट, 15 मिनट, 1 आवर किसी भी टाइम फ्रेम में ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन क्रूड ऑयल का जो मैक्सिमम हमें मूव मिलता है वो 1 आवर के टाइम फ्रेम में मिलता है आजकल। जब वो नॉन वॉर का टाइम चल रहा था 2023, 2024, इवन तब भी 1 आवर का टाइम फ्रेम तब भी ज़्यादा बेनिफिशियल था, तब भी ज़्यादा प्रॉफिटेबल था, क्योंकि स्विंग्स जो थे वो ज़्यादा बड़े थे और नेट प्रॉफिट जो होता था एज अगेंस्ट द रिस्क रिवॉर्ड वो हमें ज़्यादा बेटर मिलता था। सो अभी हम चार्ट्स पर आ जाते हैं। हमने चार्ट्स में 1 आवर का टाइम फ्रेम लोड कर लिया है। आपको बहुत सारे इंडिकेटर्स दिख रहे हैं। हम स्टेप बाय स्टेप एक एक इंडिकेटर पर जाते हैं और उसका लॉजिक समझते हैं। सबसे पहले हम ऐड करेंगे अपना सबसे नीचे वाला इंडिकेटर विच इज़ द मनी फ्लो इंडेक्स। अब मनी फ्लो इंडेक्स इज RSI विद वॉल्यूम। तो हमारे पास जितना भी RSI का, तो RSI हम जनरली फॉलो करते हैं रिलेटिव स्ट्रेंथ, इस प्राइस का स्ट्रेंथ वर्सेस द 14 बार प्रीवियस स्ट्रेंथ क्या चल रहा है, तो हम उसी स्ट्रेंथ को ही MFI में लेकर चल रहे हैं विद वॉल्यूम। कमोडिटीज एक ऐसी चीज है जिसमें आपको वॉल्यूम को कभी भी इग्नोर नहीं करना है और वॉल्यूम को हम हमेशा साथ में लेकर चलते हैं, चाहे वो हम MFI के तरीके से हो या फिर वॉल्यूम बार्स के तरीके से हो। वॉल्यूम्स को कभी भी इग्नोर नहीं चलना है। फॉर एनी ट्रेडिंग सिस्टम अगर वॉल्यूम उसका पार्ट है तो उसका सक्सेस रेशियो ऑटोमेटिकली बेटर हो जाता है। तो पहला हमारा इंडिकेटर है MFI, मनी फ्लो इंडेक्स। मनी फ्लो इंडेक्स क्या कर रहा है? रिलेटिव स्ट्रेंथ विद वॉल्यूम। सेकेंड इंडिकेटर हम जो ऐड कर रहे हैं वो है KST। KST नो शॉर्ट थिंग है। KST का जो लॉजिक है वो सिंपल है कि जो रेट ऑफ चेंज है 10, 15, 20 और 30 बार का, उसको ऐड करके उस पर एक मूविंग एवरेज प्लॉट कर देता है। तो अगर कोई गाड़ी जा रही है, बहुत तेज जा रही है और उसका वो यू टर्न लेने पर हम बेट कर रहे हैं उसका, चाहे वो नीचे से यू टर्न लेने का बेट ले रहे हैं या ऊपर से यू टर्न लेने का बेट ले रहे हैं, तो वो गाड़ी अगर धीरे होने वाली होगी तो यहाँ पर हमें सबसे पहले इंडिकेशन आएगा नो शॉर्ट थिंग पर। इसलिए ये नो शॉर्ट थिंग हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है टू सी कब रिवर्सल आ सकता है, ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर। तो सेकेंड इंडिकेटर हमारा हो जाता है KST, नो शॉर्ट थिंग। अभी नो शॉर्ट थिंग सिर्फ नाम है, इसको गारंटी मत ले लेना। मार्टिन प्रिंग का इंडिकेटर है, लॉजिक बहुत स्ट्रांग है, इसलिए हम इसको कई बार यूज कर चुके हैं और हम बार बार यूज करते हैं ट्रेडिंग सिस्टम्स में। 10, 15, 20 और 30 ये रेट ऑफ चेंज को ऐड करके उस पर मूविंग एवरेज प्लॉट कर रहा है। हमने जो पैरामीटर्स रखे हैं नो शॉर्ट थिंग के और MFI के, दोनों के डिफॉल्ट पैरामीटर्स हैं, हमने उसमें कोई भी चेंज नहीं किया है। तीसरा इंडिकेटर जो आपको यहां पर दिख रहा है वो है सुपर ट्रेंड। सुपर ट्रेंड को हम कई बार ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के लिए भी यूज करते हैं, लेकिन यहां पर उसका एक एडिशनल यूज भी है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस तरीके से भी यूज है उसका, और दूसरा हम एंट्री एग्जिट की स्ट्रेंथ के लिए भी यूज करने वाले हैं सुपर ट्रेंड को। तो सुपर ट्रेंड में बस हमने एक चीज चेंज करी है कि
कि उसके पैरामीटर्स जो 10.3 है हमने उसको 10.4 कर दिया है। तो सुपर ट्रेंड सेम है इंडिकेटर, उसका जो पैरामीटर्स है वो 10.4 है। MFI का पैरामीटर सिंपल है 14, और KST तो हमने देख ही लिया है कि उसमें 10, 15, 20 और 30 के ROCs हैं। तो हमने बाकी सारे सेम चीजें रखी हैं। नाउ विल गो टू द एंट्री एग्जिट लॉजिक। अब इस ट्रेडिंग सिस्टम से हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारा रैशनल क्या है, हमें मिलने क्या वाला है। हमें दो चीजें मिलेंगी, दो टाइप के इनपुट्स मिलेंगे, दो टाइप के ट्रेडिंग सिग्नल्स मिलने वाले हैं। पहला है टॉप और बॉटम का, जो कि क्रूड ऑयल में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है टू अंडरस्टैंड व्हेन टू गो लॉन्ग एंड व्हेन टू टेक द शॉर्ट्स। अब सिर्फ हम लॉन्ग या शॉर्ट के लिए लॉन्ग रन वेट तो नहीं करेंगे कि हफ्ते में एक ट्रेड मिल रहा है, फिर 2-3 हफ्ते के बाद दूसरा ट्रेड मिल रहा है, तो एक बार लॉन्ग किया, ये तो हमें छोटा सा एक स्विंग मिल गया है। लेकिन कई बार क्या होता है कि क्रूड ऑयल में लंबे ट्रेंड चलते रहते हैं, छोटा सा पॉज आता है, फिर वो हॉल्ट लेता है, फिर वो ट्रेंड कंटिन्यू करता है। तो अगर हम पूरे क्रूड ऑयल के अंडरस्टैंड करें कि प्राइस के मूवमेंट को अंडरस्टैंड करें, तो क्रूड ऑयल का सिर्फ लॉन्ग और शॉर्ट, टॉप या बॉटम के हिसाब से नहीं किया जा सकता है, उसके बीच में भी सिग्नल्स मिलते रहते हैं, और वो है इस टाइप के सिग्नल्स। इस टाइप के सिग्नल्स क्या है, बीच में प्राइस हॉल्ट हुआ, अब अगर हम इस चीज को देखें कि प्राइस यहां से कंटिन्यू कर गया है, तो हमें यहां पर एक एंट्री मिलनी चाहिए। तो एंट्री कैसे मिलेगी, ये भी हमारे इसी ट्रेडिंग सिस्टम के अंदर एम्बेडेड है कि हम यहां पर कैसे एंटर करेंगे लॉन्ग को, और इनफैक्ट ऐसे केस में हम शॉर्ट को कैसे एंटर करेंगे। तो हमारे पास लॉन्ग, शॉर्ट, बॉटम्स और टॉप्स वाले ही नहीं है, सिर्फ ट्रेंड कंटिन्यूएशन वाले भी लॉन्ग और शॉर्ट अवेलेबल हैं इसी ट्रेडिंग सिस्टम के अंदर। तो अब हम समझते हैं कि इस पूरे ट्रेडिंग सिस्टम को करना कैसे है, एंट्रीज और एग्जिट्स को। वापस पहले इस चीज को समझ लेते हैं कि कौन कौन से इंडिकेटर्स ऐड किए हैं। पहला इंडिकेटर है MFI, दूसरा इंडिकेटर है KST, और तीसरा इंडिकेटर है सुपर ट्रेंड। हमें सबसे पहले क्या देखना है, हमारा सबसे पहले ध्यान रहेगा सबसे बॉटम की तरफ, सबसे नीचे की तरफ। हमें सबसे पहले ध्यान यहीं पर रखना है कि जब ये MFI 20 के ऊपर क्रॉस कर रहा है, वहां पर हमें अलर्ट हो जाना है। तो अब यहां पर 20 के ऊपर क्रॉस कर रहा है, इस पर आ जाते हैं, इस सिग्नल पर। यहां पर 20 के ऊपर क्रॉस कर रहा है, तो अब हमारा ध्यान बन गया है कि हमें इस क्रूड ऑयल में इस समय लॉन्ग को हंट करना है। अब लॉन्ग को हंट करने के लिए हमारा पहला कंडीशन है कि MFI 20 के ऊपर क्रॉस कर रहा है। ये तो पहला कंडीशन हो गया। कोई भी ट्रेडिंग सिस्टम के लिए रूल्स होते हैं, और वो पहला रूल जो है MFI का 20 ऊपर क्रॉस करने का है। दूसरा रूल है कि उसके कुछ बार्स के बाद, अब ये हमेशा ये आप कुछ बार्स के बाद देखोगे कि सबसे पहले जो रिएक्ट करेगा वो MFI करेगा, कुछ बार्स के बाद रिएक्ट करेगा KST ने सेकंड क्रॉस अप किया है, और जो हमने ये वर्टिकल लाइन बनाई है वो भी KST के हिसाब से बनाई है। तो जहां पर हमारा MFI का क्रॉस किया 20 के ऊपर, और उसके कुछ बार्स के बाद हमें मिला KST का क्रॉस अप, यहां पर हमने किया लॉन्ग। अब ये लॉन्ग हमारा कोइंसिडेंटली तब था जब सुपर ट्रेंड के ऊपर चल रहा था प्राइस। ये कोइंसिडेंस था। अगर ये कोइंसिडेंस नहीं भी होगा तो उस चीज को कैसे हैंडल करना है वो भी हम इसी शीट पर ही देखने वाले हैं। तो इस केस में क्या था, हमारे पास एक थर्ड फैक्टर सुपर ट्रेंड का एडिशनल टेलविंड मिला हुआ था कि सुपर ट्रेंड भी लॉन्ग बना हुआ था। सो वी हैड 3 फैक्टर्स साइमल्टेनियसली गोइंग ऑन। MFI जो कुछ बार्स पहले ही क्रॉस किया था, KST उसके कुछ बार्स के बाद क्रॉस किया, हमारा लॉन्ग का सिग्नल बन गया। यहां पर हमें लॉन्ग ले लेना है। उस टाइम पर कोइंसिडेंटली सुपर ट्रेंड के ऊपर चल रहा था प्राइस, तो ये हमारे लिए एक बेनिफिट वाली बात थी, और उसके वहां से प्राइस हमें मिल गया यहां से लेकर एक लंबा मूवमेंट। अब दूसरी चीज हमें क्या समझनी है कि एग्जिट कैसे करना है। हमने लॉन्ग तो ले लिया, तो जब हम लॉन्ग लेते हैं, यहां पर हमने इस बार पे लॉन्ग किया, हमारा ये स्टॉप लॉस बन जाता है। दिस इज आवर स्टॉप लॉस, ये हमारा स्टॉप लॉस बन गया। टारगेट क्या है, टारगेट तब तक है जब तक ये सुपर ट्रेंड के ऊपर चल रहा है, तब तक हम इसको राइड कर सकते हैं। अब आपको ये कई बार लगेगा कि अगर मेरे पास 10 लॉट है, 20 लॉट है, 50 लॉट है, तो एग्जिट में कुछ लॉट्स प्रॉफिट बुक करूं या नहीं करूं। तो अगर आपको प्रॉफिट बुक करना है, तो अगर MFI 80 के ऊपर जा रहा है या KST सेल सिग्नल दे रहा है, क्रॉसओवर वाले सिग्नल दे रहा है, तो ऐसे केस में आप एग्जिट कर सकते हो, अपनी क्वांटिटीज को लाइटन कर सकते हो। लेकिन काफी हद तक अगर आप राइड करते रहोगे तो आपको एक लंबा प्रॉफिट मिल जाएगा। अब हमने यहां पर ये पहले क्रॉस हुआ, ये सेकेंड क्रॉस हुआ, फिर हमने यहां पर लॉन्ग लिया, और लॉन्ग के बाद हमने एक राइड किया। राइड करने के बाद हमने इसको, हमें एग्जिट ही नहीं मिला बहुत देर तक,
हमने एग्जिट किया जब MFI 80 के ऊपर टच किया या KST ने साथ में साइमल्टेनियसली सेल सिग्नल दिया, तो हम एग्जिट कर सकते हैं इन दैट केस। उसके बाद प्राइस हो गया साइडवेज। अब साइडवेज प्राइस हुआ, KST केम बैक टू अराउंड जीरो। अब KST का जो ये सेंट्रल लाइन है, जो ग्रे वाली लाइन है, ये है जीरो लाइन। जीरो लाइन के पास आ रहा है, जीरो लाइन से वापस ये कट अप कर रहा है, क्रॉस अप कर रहा है, और इधर हमें यहाँ पर सुपर ट्रेंड के ऊपर ही चल रहा है प्राइस, विच मीन्स देयर कैन बी अ ट्रेंड कॉन्टिन्यूएशन। तो यहाँ पर हमें ट्रेंड कॉन्टिन्यूएशन वाला मिला, एक अच्छा सेकेंड मूव मिल गया। हमें एक पहला मूव मिला था, ये दिस वॉज द ट्रेड 1 एंड दिस बिकेम आर ट्रेड 2। तो हमें 2 ट्रेड्स मिल गए। हम यहाँ पर एंटर करके सीधा यहाँ पर भी एग्जिट कर सकते थे, लेकिन हमने यहाँ पर करके एक एग्जिट किया, फिर साइडवेज हो गए, मार्केट से हम साइडलाइन हो गए। हमें एक सेकेंड ट्रेड मिला, सेकेंड ट्रेड में आके हमने फिर से एक पूरा राइड किया। तो हम इस चीज़ को 2 तरीके से कर सकते हैं, बॉटम हंटिंग कर सकते हैं, उसके बाद एग्जिट जहाँ पर भी वो एक बेसिक हमें ट्रैक्शन मिल गया है, उसके बाद हम साइडलाइन हो जाएं, फिर सेकेंड ट्रेड का वेट कर लें। अगर ट्रेड मिल गया तो ठीक है, नहीं तो रिवर्सल कर लेंगे, दैट विल बी ओके। तो हमें विच एवर ट्रेड वी गेट विल बी ट्रेडिंग दैट। अब एक सवाल ये उठता है कि यहाँ पर हमारा MFI क्रॉस डाउन किया और इधर हमारा KST ने भी क्रॉस डाउन कर दिया, तो हमने यहाँ पर शॉर्ट ट्रेड क्यों नहीं लिया? शुड वी हैव टेकन द शॉर्ट? और यहाँ पर मैंने एक वर्टिकल लाइन भी बनाई है, और ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि हमारा थर्ड लेयर ऑफ कंफर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो होता है सुपर ट्रेंड का। अगर हमारे पास सुपर ट्रेंड का कंफर्मेशन नहीं आ रहा है, सो इन दैट केस वी शुड नॉट बी गोइंग इन फॉर द ट्रेड, क्योंकि वो ट्रेंड रिवर्सल नहीं हो रहा है एंड इट कैन जस्ट गो साइडवेज और वो हमें विपसॉ ट्रेड मिल सकता है। यहाँ पर हमारे पास एक थर्ड लेयर का टेल विंड कंफर्मेशन ऑलरेडी था, तो हमें सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन यहाँ पर हमें सोचने की ज़रूरत है और हम ऐसे ट्रेड्स को अवॉइड करते हैं जहाँ पर हमारे पास एक थर्ड लेयर ऑफ कंफर्मेशन नहीं है। अब 1 या 2 इंडिकेटर्स पर सिंपल ट्रेडिंग सिस्टम्स बन जाते हैं, लेकिन उनका जो स्ट्राइक रेट होता है वो काफ़ी लोअर हो जाता है। मैं आपको एक ब्रॉड लॉजिक समझाता हूँ। जब भी हम कोई भी सिंगल इंडिकेटर पर ट्रेडिंग सिस्टम बनाते हैं, तो उसका स्ट्राइक रेट जो रहता है वो कभी भी 50% से ज़्यादा ऊपर नहीं जा पाता है। अगर वो बहुत ही अच्छा इंडिकेटर है, बहुत ही रॉकिंग इंडिकेटर है, उस इंडिकेटर के कई सारे लेयर्स हैं, कई सारे इंडिकेटर्स में कई सारे लेयर्स होते हैं, जैसे MACD में होता है, तो अगर वो वाले इंडिकेटर्स है तो उनके जो ओवरऑल स्ट्राइक रेट है वो इंक्रीज हो जाता है। लेकिन अगर कोई सिंगल इंडिकेटर होता है तो उसका जनरल स्ट्राइक रेट 25 to 40% तक ही रहता है। जब हम 2 इंडिकेटर्स को ऐड करते हैं तो हम कई सारे सिनारियोज को फिल्टर आउट कर रहे हैं, तो उसका स्ट्राइक रेट इंक्रीज होकर 55, 60 या 65 तक भी जा सकता है। लेकिन जब हम इंडिकेटर्स को इंक्रीज करते हैं और उनका अलग अलग फैक्टर्स को ऐड करते हैं, क्योंकि हर एक इंडिकेटर एक अलग फैक्टर को ऐड कर रहा है, दे आर नॉन कोरिलेटेड इंडिकेटर्स, वो एक अलग सिनारियो को डील कर रहे हैं, तो ऐसे केस में हमारा स्ट्राइक रेट इंक्रीज हो जाता है। और इस केस में क्योंकि हम सुपर ट्रेंड जो एक ATR बेस्ड वॉलेटिलिटी बेस्ड इंडिकेटर है, और KST जो रेट ऑफ चेंज बेस्ड इंडिकेटर है, और MFI जो रिलेटिव स्ट्रेंथ बेस्ड इंडिकेटर है विद वॉल्यूम, तो ऐसे केस में अगर हम ऐसे अनकोरिलेटेड बिल्कुल डिफरेंट काइंड ऑफ इंडिकेटर्स को ऐड कर रहे हैं, तो हमारा स्ट्राइक रेट काफ़ी ज़्यादा रोबस्ट हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है। सो अगर हमारे पास थर्ड इंडिकेटर का कंफर्मेशन नहीं है, तो ऐसे केस में हमें ट्रेड अवॉइड करने हैं। यहाँ पर हमारे पास तीनों इंडिकेटर्स के कंफर्मेशन थे, तो हमारे पास सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ी, हमने एक सिंपल सा ट्रेड किया और वो ट्रेड हमें अच्छा प्रॉफिट भी दे गया। इस केस में लॉजिकल ही नहीं है, क्योंकि सुपर ट्रेंड चेंज का कंफर्मेशन ही नहीं दे रहा है। इनफैक्ट क्या हुआ कि उसके बाद हमें एक ट्रेंड कॉन्टिन्यूएशन का ट्रेड मिल गया। कुछ बार्स के बाद यहाँ पर हमें फिर से एक इंडिकेशन मिल रहा है। इस केस में सबसे पहले हमारा इंडिकेशन जाता है मनी फ्लो इंडेक्स की तरफ, MFI की तरफ, जहां पर सबसे पहले वो 80 के नीचे क्रॉस कर रहा है। दैट बिकम्स आवर अलर्ट टाइम। उसी टाइम पर हमें चौकन्ना हो जाना है, अलर्ट हो जाना है, क्योंकि कुछ बार्स के बाद KST भी इंडिकेशन देने वाला है। तो कुछ बार्स के बाद KST ने भी इंडिकेशन दे दिया है। अब इस बार पर हमें सोचना है कि हमें ट्रेड करना है या नहीं करना है। कोइंसिडेंटली अगेन, जैसे हमें इस सिनारियो में मिला था कि सुपर ट्रेंड के प्राइस ऊपर चल रहा था, तो हमें लॉन्ग करने से पहले सोचना नहीं पड़ा। अगेन यहाँ पर जो हमने वर्टिकल लाइन बनाई है, सुपर ट्रेंड के प्राइस नीचे चल रहा है और अब हमें शॉर्ट सोचने की ज़रूरत नहीं है। वी कैन स्ट्रेट अवे गो फॉर द शॉर्ट्स, एंड यहाँ पर अगर हम शॉर्ट करते हैं तो हमें एक स्ट्रेट ट्रेड मिल जाता है। 2 तरीके हैं फिर से ट्रेड करने के।
या तो हम इसको ट्रेड करने के बाद MFI के नीचे आने का वेट करें और यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लें, या फिर हम सुपर ट्रेंड के क्रॉस होने तक वेट करें, विच विल बी आर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। अगर आपके पास ज़्यादा क्वांटिटीज़ हैं तो आप दोनों में ऐसे केसेस में डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन अगर आप 1-2 लॉट से स्टार्ट कर रहे हैं तो आपका जो है प्रॉफिट बुकिंग कंजर्वेटिव होगा, जल्दी हो जाएगा, एंड देन यू कैन लुक फॉर नेक्स्ट एंट्री। अब ऐसे केस में हमें फिर से क्या हुआ, प्राइस यहाँ पर साइडवेज हो गया, यहाँ पर हमें एग्जिट मिला, फिर से प्राइस साइडवेज हो गया और सुपर ट्रेंड के नीचे चल रहा था। अगेन जो KST है वापस जीरो के पास से आया और जीरो के नीचे उसने ब्रेक डाउन दिया, तो ये हमारा हो गया ट्रेंड कंटिन्यूएशन वाला शॉट। हमारा पहला शॉट ऑलरेडी चल रहा था, प्राइस साइडवेज हुआ, साइडवेज होने के बाद हमें एक सेकंड शॉट का एंट्री मिल गया। तो ऐसे केस में हमें, अगर हमने कॉन्जर्वेटिव 1 लॉट से भी ट्रेड कर रहे होते तो ऐसा नहीं है कि हमने मूव मिस कर दिया होता, मूव हमें दोबारा मिल गया। हमें डरना नहीं है, सोचना नहीं है कि हमारे पास कुछ मूव मिस हो जाएगा, हमें उस फोमो में नहीं जाना है, हम दोबारा वेट करके सेकंड ट्रेड का वेट कर सकते हैं। सो साइड लाइन्स हो गए हम, और फिर हमने सेकंड ट्रेड का यहाँ पर एक सेकंड शॉट ले लिया और इस बार भी हमें एक अच्छा ट्रेड मिल गया। सो लाइक दिस वी कैन डू द ट्रेड। अगर हम तीनों इंडिकेटर्स को कंफर्म करके चलेंगे तो ऐसे केस में हमारा स्ट्राइक रेट जो है हमेशा बेटर रहेगा। सेकंड जो ट्रेड है वो ट्रेड कंटिन्यूएशन वाला, इस चीज को आपको थोड़ा सा ध्यान से सोचना है कि इस चीज में हम 2 ही इंडिकेटर्स को यूज कर रहे हैं, सुपर ट्रेंड को और KST को। KST को 0 तक आना है और सुपर ट्रेंड के पास, जितना पास में रहेगा प्राइस उतना ही ज़्यादा अच्छा है, और वहाँ से जब प्राइस मूव करता है, प्राइस ऊपर की तरफ यहाँ पर या इधर नीचे की तरफ KST मूव कर रहा है, दैट बिकम्स अ क्लियर सिग्नल कि वहाँ से हम लॉन्ग कर सकते हैं या शॉर्ट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास एक सिंपल सिग्नल्स हो जाते हैं। अब ये चीज़ मुझे आपसे कमेंट्स में चाहिए कि ये ट्रेड बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ठीक है या गलत है। पॉज कीजिए, चार्ट को एनलार्ज कीजिए, अपने चार्ट में प्लॉट कीजिए, या मुझे बताइए, कमेंट्स में लिखिए, इज दिस ट्रेड अ वैलिड ट्रेड और नॉट। यहां पर हमारे पास पहली कंडीशन हो रही है MFI जो 20 के ऊपर क्रॉस कर रहा है, उसके कुछ बार्स के बाद KST क्रॉस कर रहा है, यहां पर KST क्रॉस कर रहा है, लेकिन इस बार तक जो है प्राइस सुपर ट्रेंड के नीचे चल रहा है। अब यहां पर सुपर ट्रेंड के ऊपर गया है प्राइस, तो क्या करना चाहिए, आपका एंट्री प्राइस कब है, कहां पर है, कौन से बार पर है, इज दिस अ वैलिड ट्रेड, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1। और अगर वैलिड ट्रेड है तो कौन से बार पर एंट्री होगी, एंट्री होगी भी कि नहीं होगी। आपको मुझे एग्जैक्टली बताना है कि इसमें एग्जैक्टली क्या लॉन्ग ट्रेड है भी या नहीं, स्टॉप लॉस क्या है और कैसे इस ट्रेड को राइड करना है। आई विल बी पर्सनली रीडिंग ऑल द कमेंट्स, और आपका जो भी कमेंट होगा, कोई भी क्वेश्चन होगा, आई विल बी आंसरिंग देम माई सेल्फ। तो एग्जैक्टली इस ट्रेड को आप लिखिए, मुझे बताइए कि ये ट्रेड वैलिड है या नहीं। अब सवाल ये उठता है कि जब लॉन्ग इनिशिएट होता है या शॉर्ट इनिशिएट होता है तो क्या हमें फ्यूचर्स में ही ट्रेड करना है या ऑप्शंस में भी ट्रेड कर सकते हैं। अगर हमारे पास यहाँ पर ऐसे वाले ट्रेड्स इनिशिएट हो रहे हैं तो हम फ्यूचर्स और ऑप्शंस दोनों कर सकते हैं। पहला तरीका है कि यहाँ पर हमने एक फ्यूचर लॉन्ग किया, ये हमारा स्टॉप लॉस है इंट्राडे के लिए, और अगर हम पोजीशन ओवरनाइट कैरी कर रहे हैं जो कि 15 घंटे के बाद हमें रियलाइज़ होगा, रात को 11 बजे के आसपास हमें कॉल लेना है कि हमें ये कैरी करना है ट्रेड या नहीं कैरी करना है, और अगर हम ट्रेड कैरी कर रहे हैं तो हमारे पास एक पुट होना चाहिए। तो यहाँ पर हमने जो लॉन्ग किया है, लॉन्ग फ्यूचर किया है, लॉन्ग फ्यूचर के साथ हमने एक पुट भी बाय कर लिया है। तो अगर हम लॉन्ग फ्यूचर कर रहे हैं तो साथ में हम एक पुट खरीद लेते हैं ताकि वो हमारा एक हेज बन जाता है। ओवरनाइट क्रूड ऑयल में कुछ भी हो सकता है। इनफैक्ट क्रूड ऑयल एक ऐसी कमोडिटी है जो जनरली तो 4-5% ही मूव करती है, लेकिन कई बार देखा गया है कि 10-12%, और इनफैक्ट कोविड के टाइम पर 2020 में -30% भी सिंगल डे का मूव हो चुका है। सो हमारे पास ये इनफ प्रेसिडेंट्स है कि हम इसको लाइटली ना लें कि ओवरनाइट हमारे साथ कुछ एक मेजर हादसा ना हो जाए कि हमारी कैपिटल ही वाइप ऑफ हो जाए। इसीलिए हमें एक हेज कैरी करना बहुत ज़रूरी है। तो अगर हम लॉन्ग फ्यूचर कर रहे हैं तो साथ में हमने एक पुट ले लिया है, अगर हम शॉर्ट फ्यूचर कर रहे हैं तो साथ में हम एक कॉल बाय कर लेते हैं। तो अगर हमने यहाँ पर शॉर्ट लिया है, शॉर्ट फ्यूचर किया है, तो हमने साथ में एक कॉल भी बाय कर लिया है। तो हम ये तो एक सिंपल सा तरीका हो जाता है कि ऑप्शंस में इसको कैसे ट्रेड कर सकते हैं। ऑप्शंस में ट्रेड कर सकते हैं कि आप यहाँ पर एक कॉल बाय किया और ऊपर का एक कॉल बेच दिया, ये हो जाता है एक बुल कॉल स्प्रेड।
यहाँ पर हमने एक पुट बाय किया और नीचे का एक पुट बेच दिया, वो हो जाता है बेयर पुट स्प्रेड, ये हो जाते हैं वर्टिकल स्प्रेड्स। तो हम ये सिंपल तरीके से भी ट्रेड कर सकते हैं। इनको और ज़्यादा कैसे हम 3 लेग 4 लेग्स में कैसे कर सकते हैं, उसके लिए हमें इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी को समझना पड़ेगा। और अब हम नेक्स्ट आने वाले हैं इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी की तरफ। इस स्ट्रैटेजी में आपके जो भी डाउट्स हैं या कुछ भी कमेंट्स हैं, कुछ भी क्वेश्चंस हैं, आप नीचे कमेंट्स में लिखिए, आई विल बी आंसरिंग देम। और मीनवाइल आपको मुझे ट्रेड के बारे में बताना है, डू रिमेंबर दैट। अभी तक हमने समझा कि कैसे लॉन्ग करना है, कैसे शॉर्ट करना है। अब समझते हैं कि वीकेंड का थीटा डीके कैसे प्ले आउट करना है, शॉर्ट वॉलेटिलिटी कैसे करना है, आयरन कॉन्डोज कैसे प्ले करने हैं और वॉलेटिलिटी पर बेट कैसे लेनी है। उसके लिए 2 फैक्टर्स हो जाते हैं। सबसे पहला फैक्टर ये है कि क्रूड ऑयल का एवरेज मूवमेंट कितना है, प्राइस मूवमेंट कितना है। दूसरा आ जाता है फैक्टर कि इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी उसमें कैसे वर्क करती है। क्रूड ऑयल का +-1 स्टैंडर्ड डेविएशन कुछ 3% का है, तो +3% -3% एवरेज सिंगल डे मूव्स हैं। जब प्राइस 6000 चल रहा था तो प्राइस +180 -180, 200 पॉइंट ऊपर 200 पॉइंट नीचे। आप आराम से आयरन कॉन्डोर बेचकर, स्ट्रैंगल बेचकर आराम से अर्न कर सकते थे ऑन अ थीटा डीके। लेकिन जब प्राइस 10,000 पर आ गया है और वॉलेटिलिटी भी इंक्रीज हो गई है, तो ऐसे केस में हम 200 पॉइंट नहीं बेच सकते हैं या 3% ±3% नहीं कर सकते हैं। ये सिनारियो चेंज हो चुका है। तो ये डिफरेंट सिनारियोज हैं, अलग अलग सिनारियोज हैं। अलग अलग सिनारियोज में प्ले कैसे करना है, जब एक नॉर्मल टेंडेंसी चल रही होती है, जब प्राइस चल रहा होता है कि वॉर नहीं हो रहा है, जियोपॉलिटिकल क्राइसिस नहीं है, इन दैट केस +-3% की वॉलेटिलिटी एक्सपेक्टेड होती है। लेकिन जब वॉर का टाइम है, जियोपॉलिटिकल क्राइसिस का टाइम है, तो प्राइस नेक्स्ट लेवल पर आ जाता है और वो है +-6% का। ऐसे केस में अगर प्राइस 10,000 का चल रहा है MCX पर, तो आप 600 पॉइंट ऊपर 600 पॉइंट नीचे का अगर आप कॉल या पुट बेच रहे हो, तो वो एक नॉर्मल सा स्ट्रैंगल है, वो एक एवरेज डेली मूव को ही कवर कर रहा है, +-2 स्टैंडर्ड डेविएशन विच इज 95% ऑफ द मूव्स। लेकिन क्योंकि जियोपॉलिटिकल क्राइसिस है, वॉर का सिनारियो है, कोई भी स्टेटमेंट आती है, प्राइस बहुत ज़्यादा मूव कर सकता है। इन दैट केस आपको बहुत ज़्यादा कॉन्जर्वेटिव प्ले करना पड़ता है और +-3 स्टैंडर्ड डेविएशन पर जाना पड़ता है विच इज +-9%। तो अप्रॉक्सीमेटली 10% ही मान के चल लेते हैं। अगर 10,000 का प्राइस चल रहा है तो 11,000 और 9,000 का ही लेवल बन पाएगा इन दैट केस टू प्ले आउट क्रूड ऑयल्स सिंगल डे मूवमेंट टू कवर +-3 स्टैंडर्ड डेविएशन। अब इससे सिर्फ हमें यह समझ में आया कि हमें कौन कौन से स्ट्राइक्स बेचने हैं, लेकिन बेचने चाहिए भी या नहीं बेचने चाहिए, ये एक दूसरा सवाल है। हर रोज सुबह उठ के जो लोग ऑप्शंस बेचते हैं कि हम हर रोज टाइम बेस्ड स्ट्रैडल्स करेंगे, टाइम बेस्ड स्ट्रैडल्स में भी एक एम्बेडेड एक कॉल है। वो कॉल वो है कि आपका एक्सपेक्टेशन है इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी नीचे आएगा, और इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी अगर नीचे नहीं आ रहा है, थीटा डीके नहीं हो रहा है, दैट ट्रेड कैन गो हॉरेंडसली रॉन्ग। तो हमें वो रॉन्ग नहीं जाना है। हमने स्ट्राइक्स डिटरमिन कर लिए, लेकिन लॉजिक क्या है, उसके लिए एक सेकंड कॉन्सेप्ट होता है, वो है वेरिएंस रिस्क प्रीमियम। अगर इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी रियलाइज्ड वॉलेटिलिटी के काफी ऊपर चल रही है, तो इन दैट केस बेचने का लॉजिक है। तो सबसे पहला जो पैरामीटर आ जाता है, हमें ये चेक करना है कि इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी क्या है और रियलाइज्ड वॉलेटिलिटी क्या है, और उसके बाद हम डिटरमिन करते हैं कि स्ट्राइक्स पे कौन से बेचना है। इस समय हमें क्रूड ऑयल का इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी दिख रहा है यहाँ 83.75। अभी 84 का इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी चल रहा है, जहां इंडेक्स का इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी शायद 14-15 पर चल रहा होगा, वहां क्रूड का इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी चल रहा है 84 का। तो 84 का मतलब यह है कि मार्केट उतना वॉलेटिलिटी एक्सपेक्ट कर रहा है। सो इसके हिसाब से ऑप्शंस का प्राइसिंग है, लेकिन वॉलेटिलिटी मार्केट में उतनी हो भी रही है या नहीं, वो चीज हमें पता चलती है अपने धन चार्ट्स पर। धन चार्ट्स पर एक आपको ऐड करना है इंडिकेटर। जब हम ऑप्शन सेलिंग करते हैं या जब हम ट्रेडिंग करते हैं, तो आप ये मानकर चलो कि एक रूम में 100 ट्रेडर्स बैठे हैं और उन 100 ट्रेडर्स में से सिर्फ 10 लोग ही कमाने वाले हैं। अगर वो 10 लोग ही कमाने वाले हैं, तो 90 जो लूज करने वाले हैं वो पैसा देने वाले हैं 10 को। ऑब्वियसली आफ्टर टैक्सेस सारा कुछ पैसा नहीं मिलता है 10 को, लेकिन इसको कहते हैं थियोरेटिकली जीरो सम गेम, लेकिन वो आफ्टर टैक्सेस तो नेगेटिव सम गेम हो जाता है। बट आप ब्रॉडली इस चीज़ को समझिए कि जो 90 लूज करते हैं, वो 10 को प्रॉफिट जो हो रहा है वो उन्हीं 90 से हो रहा है। तो 10 को जो प्रॉफिट हो रहा है वो 10 लोग हैं जो सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, जिन्होंने सबसे ज़्यादा काम किया है और वो जो सबसे ज़्यादा डिसिप्लिन्ड हैं। तो यहाँ पर जो हम ट्रेडिंग सिस्टम्स बना रहे हैं, यहाँ पर जो हम ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं, वो हम उन 10 के हिसाब से बात कर रहे हैं कि हमारा डिसिप्लिन,
हमारा इंटेलिजेंस लेवल, हमारा नॉलेज लेवल और हमारा ट्रेडिंग सिस्टम का रोबस्टनेस उन 10 के हिसाब से होना चाहिए, ताकि हमें नेट ऑन नेट हमेशा पैसा घर में आए। सो हम अभी तक हमने देखा कि हमारे पास इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी चल रही थी 84 की, लेकिन रियलाइज्ड वॉलेटिलिटी यहाँ पर हो रही है 46 की, 47 की। अब ये क्रूड ऑयल का आवरली चार्ट है। आवरली चार्ट में रियलाइज्ड वॉलेटिलिटी ऐसे मूव कर रही है। तो अगर रियलाइज्ड वॉलेटिलिटी 84 से काफ़ी कम है तो इन दैट केस हम ऑप्शन बेच सकते हैं, जो कि काफ़ी कम है। तो हमारा पहला जो फैक्टर होता है वो वेरिएंस रिस्क प्रीमियम का होता है कि वॉलेटिलिटी को बहुत ज़्यादा ऊपर प्राइस इन किया जा रहा है, लेकिन एक्चुअली मार्केट में उतनी वॉलेटिलिटी नहीं हो रही है, और उसी चीज़ को कहते हैं वेरिएंस रिस्क प्रीमियम। तो ऑप्शन बेचने का लॉजिक है, क्योंकि ये हमें नेट जो डिफरेंस है वो मिल जाएगा। अब हमारे पास वेरिएंस रिस्क प्रीमियम का फैक्टर क्लियर हो गया। अब दो तरीके आ जाते हैं कि हम 0DT एक्सपायरी डे प्ले कर रहे हैं, एक्सपायरी डे में वॉर चल रहा है या नहीं चल रहा है। अगर वॉर नहीं हो रहा है, कोई जियोपॉलिटिकल क्राइसिस नहीं है, तो हम +-3% पर प्ले आउट कर सकते हैं। अगर क्रूड ऑयल सपोज 8000 पर है तो हमने 300 पॉइंट ऊपर और 300 पॉइंट नीचे का कॉल और पुट बेच दिया है, स्ट्रैंगल बेच दिया, उसको आयरन कॉन्डोर बना दिया, और उसके बाद हम आराम से एक्सपायरी प्ले आउट कर सकते हैं। अब अगर वॉर चल रहा है और 0DT हमें प्ले आउट करना है, तो इन दैट केस ±5-6% इज द बेयर मिनिमम वी शुड प्ले, क्योंकि वॉर के टाइम पर +2 स्टैंडर्ड डेविएशन, ±2 स्टैंडर्ड डेविएशन की वॉलेटिलिटी बहुत नॉर्मल है। तीसरा फैक्टर, अगर हमें फ्राइडे टू मंडे वाला ट्रेड करना है, या हम सपोज ट्यूसडे को ट्रेड कर रहे हैं वेडनेसडे की इन्वेंट्री के लिए, या हम बाद के किसी लंबे ट्रेड को प्ले आउट करना चाहते हैं, सो इन दैट केस ±3 स्टैंडर्ड डेविएशन is the only way to play। तो ±9 to 10% is the only way to then trade। अगर 8000 का चल रहा है तो हम ऊपर 900 पॉइंट या 1000 पॉइंट या नीचे 1000 पॉइंट के हिसाब से ही ट्रेड करें तो बेटर रहेगा, बिकॉज हमें अच्छे तरीके से प्राइस का भी कवरेज चाहिए। जस्ट रिमेंबर, हमारा पहला फैक्टर जो था वो वेरिएंस रिस्क प्रीमियम का था, ये दूसरा फैक्टर है। अब हमने ये समझ लिया कि लॉन्ग कब करना है, शॉर्ट कब करना है, आयरन कॉन्डोज कैसे प्ले आउट करने हैं, एक्सपायरी डेज कैसे प्ले आउट करने हैं, नॉन एक्सपायरी डेज कैसे प्ले आउट करने हैं, फ्राइडे टू मंडे ट्रेड्स कैसे करने हैं, वो सारा कुछ अब हमने समझ लिया। अब हमें ये देखना है कि इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी का जनरल क्या लेवल्स रहते हैं। इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी क्रूड ऑयल में जनरली 20 to 60 के रहते हैं। जो भी हमने 84 का देखा, 84 इज एन ऑब्सीनली हाई लेवल बिकॉज ऑफ जियोपॉलिटिकल क्राइसिस, बिकॉज ऑफ वॉर। जो हमने जनरली देखा है वो 20 से लेकर 60 तक के देखे हैं हमने इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी के लेवल्स। इनफैक्ट जब 20 to 60 का रहता है नॉन वॉर टाइम्स में, तो 55-60 के आसपास हम सेल कर रहे होते हैं, और 20-25 के पास हम लॉन्ग वॉलेटिलिटी भी ट्रेड प्ले आउट कर सकते हैं। लेकिन अब जो सिनारियो है वो 60 to 80 और 80 to 100 के लेवल्स पर चल रहा है, विच इज़ अ वेरी वेरी हाई इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी सिनारियो। तो हमें वेरिएंस रिस्क प्रीमियम को डेफिनेटली चेक करके ही ट्रेड करना है। कुछ फैक्टर्स और जो आपको बहुत हेल्प करेंगे अपनी ट्रेडिंग में, जो पहली चीज़ ये है कि जो इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी और प्राइस का जो कोरिलेशन है जनरली वो ऑपोजिट रहता है इन नॉन वॉर टाइम्स। लेकिन जब जियोपॉलिटिकल क्राइसिस होती है, वॉर होता है, तो इन दैट केस इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी और प्राइस साथ में ऊपर जाते हैं और साथ में नीचे आते हैं। तो अगर प्राइस MCX पर 8000 से 10000 पर जा रहा है तो इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी भी 60 से 80, 80 to 100 जा सकती है ड्यूरिंग जियोपॉलिटिकल क्राइसिस, ड्यूरिंग वॉर। और अगर प्राइस 10,000 से 8,000 आ रहा है तो साथ में इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी भी नीचे आ जाती है। सो इन दैट केस इट हैज़ अ पॉजिटिव कोरिलेशन विद द प्राइस। नॉन वॉर टाइम्स पर यही कोरिलेशन नेगेटिव हो जाता है। क्योंकि वॉर चल रहा है तो एक और फैक्टर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो है इन्वेंट्री का डेटा। हम अपने चैनल कमोडिटीज बाय धन पर एवरी वेडनेसडे क्रूड ऑयल की इन्वेंट्री को ट्रैक करते हैं। अब क्रूड ऑयल की इन्वेंट्री नॉन वॉर टाइम पर आती है तो ये वाले टाइम पर उसका एक नेगेटिव कोरिलेशन रहता है टू द एक्सटेंट ऑफ 0.73, -0.73 का कोरिलेशन रहता है जब वॉर नहीं चल रहा होता है। लेकिन जब वॉर चलता है तो इन्वेंट्री का डेटा और क्रूड ऑयल का प्राइस साथ साथ चलते हैं। क्रूड ऑयल में एक और डेटा आता है इन्वेंट्री का डेटा। हर वेडनेसडे शाम को क्रूड ऑयल का इन्वेंट्री डेटा आता है जो कि हम अपने चैनल कमोडिटीज बाय धन पर कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करते हैं। इस फैक्टर को हमने कई बार हाईलाइट किया है कि जब भी वॉर चल रहा होता है तो वॉर के टाइम पर क्रूड ऑयल और इन्वेंट्री का कोरिलेशन अलग हो जाता है फ्रॉम द नॉन वॉर टाइम्स। जब वॉर नहीं है, शांति चल रही है, पूरी दुनिया में शांति है, कोई वॉर नहीं है, तो इन्वेंट्री और प्राइस ऑपोजिट कोरिलेशन हो जाता है, इन्वर्स कोरिलेशन हो जाता है टू द एक्सटेंट ऑफ -0.73। लेकिन जब वॉर चल रहा होता है तो प्राइस और
इन्वेंट्री का जो कोरिलेशन है वो पॉजिटिव हो जाता है टू द एक्सटेंट ऑफ 0.5। तो प्राइस भी ज़्यादा चल रहा है, इन्वेंट्री भी बढ़ रही है क्योंकि सप्लाई शॉक है। तो इन दैट केस जब भी आप इन्वेंट्री का डेटा ट्रैक करोगे तो आपको प्राइस के साथ कोरिलेशन समझ में आएगा। ड्यूरिंग द वॉर टाइम इट इज़ पॉजिटिव, ड्यूरिंग द नॉन वॉर टाइम इट इज़ नेगेटिव, जो कि हम अपने चैनल पर भी कवर करते हैं। एंड विद दिस वी रैप अप आवर मास्टर क्लास। हमने कवर क्या क्या किया, हमने कवर किया क्रूड ऑयल के सारे कॉन्सेप्ट्स, एवरीथिंग दैट इज नेसेसरी, सारे डेटा पॉइंट्स जो रिलीज होते हैं उनका कैसे इंपैक्ट आता है, न्यूज़ में जो भी टर्म्स आएंगे वो अब आपको समझ में आने लग जाएंगे, कब लॉन्ग करना है, कब शॉर्ट करना है, कब ट्रेंड रिवर्स हो रहा है, कब ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा है, ऑप्शन कब खरीदना है, ऑप्शन कब बेचना है। अब आपको सारी चीज़ों की इंफॉर्मेशन होगी। एंड विद दिस मास्टर क्लास यू आर नाउ अ मास्टर इन क्रूड ऑयल। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.